नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश में निकुंज की नज़र। और हर हफ्ते की तरह मेरे साथ हमारे प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया जुड़ गए हैं, जो बाजार की मौजूदा चाल पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और आपको बताएंगे कि आने वाली तिमाहियों में आपको किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए और किस तरह से अपने निवेश में आपको पैसे कमाने के ढेर सारे मौके मिलेंगे बाजार में। लेकिन चर्चा की शुरुआत बधाई के साथ। हमारे बड़े भ्राता ईटी नाउ ने 14 साल पूरे कर लिए हैं। 14 साल पहले का ईटी नाउ, 14 साल पहले का निकुंज डालमिया और आज का निकुंज डालमिया, आज का ईटी नाउ, कितना फर्क, कितनी ग्रोथ? बाल कम हो गए। पिक्चर्स देखता तो जाहिर सी बात है। तो एक तो बहुत बड़ा परिवर्तन अगर मैं देखूं तो जाहिर सी, और देन एंड नाउ वाली पिक्चर अगर आप डालेंगे तो देन एंड नाउ में डिफरेंस आपको जरूर दिखेगा। देखिए, मैं मार्केट्स के लेवल देख रहा था जी, इकोनॉमी का लेवल देख रहा था जी, और पर कैपिटा इनकम देख रहा था। 14 साल पहले निफ्टी 5,000 पे था, आज 18,000 पे, 19,000 के आसपास है, चलिए 18,000 पकड़ते हैं। जो आपकी इकोनॉमी थी वह करीब $1.25 ट्रिलियन की थी, आज वह $3.5 ट्रिलियन की है। और जो पर कैपिटा इनकम है वो $1,000 से 2,000 हुई है। तो मार्केट 4 गुना के आसपास हुआ है, इकोनॉमी 2 गुना हुई है और पर कैपिटा डबल हुई है। तो ऐसा क्या हुआ है मार्केट के अंदर? तो अगर आप देखें तो अगर मैं शेयर मार्केट में आपने निवेश करा, या 14 साल पहले आपने सोने में निवेश करा, या फिर आपने रियल एस्टेट में निवेश करा, कुछ पॉकेट्स तो देखिए बताना बहुत मुश्किल है, मगर सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है वो हुई है स्टॉक मार्केट्स के अंदर। दूसरा, अगर आप देखिए तो पर कैपिटा हिंदुस्तान की नहीं है, मगर फिर भी अर्निंग्स काफ़ी बढ़ी हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण ये रहा है कि इकोनॉमी जो पिछले 14-15 साल में है उसका रुख बदल गया है। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, 2 नंबर 1 नंबर, ब्लैक इकोनॉमी बिकमिंग वाइट इकोनॉमी, डिजिटलाइजेशन, अब एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आप जा रहे हैं। तो इकोनॉमी का जो कायाकल्प हुई है वो काफ़ी डिजिटल, टेक्नोलॉजी और काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से हुई है। एग्रीकल्चर डिपेंडेंस कम हो रहा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंस आ रहा है, सर्विस सेक्टर के अंदर आप आ चुके हैं। हिंदुस्तान में पिछले साल जो आईटी एक्सपोर्ट हुआ था वो $250 बिलियन का हुआ था। अब $250 बिलियन की क्या इंपॉर्टेंस है? $250 बिलियन जो है वह अरब देशों का, अरामको का टोटल एक्सपोर्ट 250 बिलियन है। तो टोटल अरामको का जो $250 बिलियन का एक्सपोर्ट है, इंडियन आईटी का सेक्टर का इतना बड़ा एक्सपोर्ट है। जो 14 साल के अंदर हालांकि पर कैपिटा नहीं बढ़ी है, इकोनॉमी डबल हुई है, मगर स्टॉक मार्केट करीब 4 गुना हुआ है। निवेशक भी तो बदला है। अगर आप देखें तो डीमैट अकाउंट जो है वो खुल रहे हैं, सिप अकाउंट है उसके अंदर सुनामी सी आ गई है। अगर आप देखें तो एवरेज कलेक्शन आज से 10-12 साल पहले करीब 1,500 से 2,000 करोड़ पे आता, जिसमें खुश होते थे। अब 14-15 हज़ार करोड़ का रेगुलर फ्लोज आने लगा है, और जिसमें लमसम फ्लोज की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो निवेशक है, बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ईज ऑफ स्टार्टिंग इन डीमैट अकाउंट, अभी ऑनलाइन जाकर के आप एक अकाउंट खोल सकते हैं, आपका KYC हो चुका है। तो कई चीज़ें ऐसी बदली हैं जो कि बुनियादी बदल चुकी हैं, जैसे आधार का स्टैक, द होल बर्थ ऑफ जियो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, UPI का आना, ये ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं इकॉनमी के अंदर, जिसको जब आप देखेंगे और जब आप फील करेंगे तो शायद आप समझेंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। आज से 14 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर इनकमिंग कॉल भी फ्री नहीं थे। आज देखिए कहाँ से कहाँ इकॉनमी हो चुकी है। आपको राशन की लंबी लाइन में लगना पड़ता था, आपको बैंक ब्रांच में जाना पड़ता था, मगर मुझे याद नहीं मैं पिछली बार बैंक ब्रांच में कब गया था। तो काफ़ी बड़े बुनियादी चेंजेस हुए हैं, और शायद इसी की वजह से फाइनेंशियल मार्केट जो है वह रियल इकॉनमी से बढ़ रहा है। तो मेरे लिए 14 साल का टेक अवे क्या है? डिजिटाइजेशन ऑफ द इकॉनमी, मोर पेनिट्रेशन ऑफ डेटा and identification, and the financial market economy is growing faster than the real economy. Financial market economy हम बोलेंगे, stock market economy is growing faster than the real economy। ये बहुत बड़ी बात है। तो कल, आज और कल की ये तस्वीर में मैं चाहती हूँ कि अब कल की ऐसी कुछ कंपनियां हमको बताएं जो आज के दौर में इतनी बड़ी बन गई हैं, इतनी महान बन गई है, जिसका शायद सोचा भी नहीं होगा लोगों ने 14 साल पहले, जब शायद निवेश करने के बारे में सोचा या पैसे कमाने के बारे में सोचा इन कंपनियों। मैं 3 कंपनियों की बात करता हूँ कविता जी। कंपनी नंबर 1 इंडिगो। अगर आप इंडियन एविएशन, इंडिगो, आप इंडियन एविएशन सेक्टर की बात करें तो ग्लोबली एविएशन सेक्टर टफ सेक्टर है। हर 2-3 साल में इसमें बैंक करप्सीज होती रहती हैं। हाल ही का हाल देख लीजिए, हाल ही का आप देखिए, समस्या में है। स्पाइस जेट की भी उड़ान खतरे में। स्पाइस जेट इस करंट अवतार में समस्या में है, मगर उससे पहले भी जब उसे चेंज ऑफ प्रमोटर्स हुए थे वहाँ पे समस्या में था।
उसके बावजूद इंडिगो ने पिछले 15-16 साल में ऐसा क्या करा कि उनका जो मार्केट शेयर है 55-60% में एकदम कांस्टेंट है। तो एक काफ़ी फोकस्ड कंपनी रही। इन्होंने फ्लीट में डाइवर्सिफिकेशन नहीं करा, अनलाइक लॉट ऑफ कंपनीज जो एक्सटर्नल भी जा रहे थे, इंटरनल भी जा रहे थे, इनके पास बोइंग की फ़्लाइट्स भी थी, उनके पास एयरबस की फ़्लाइट भी थी। इंडिगो बड़ा फोकस रहा। हम सब इंडिगो फ्लाई कर चुके हैं, मगर इनका एक हमेशा एक कीर्तिमान रहा है कि ऑन टाइम अराइवल, लैंड करने से पहले केबिन क्रू आकर के साफ़ सफाई कर देता है। तो इनके छोटे छोटे जो एग्जांपल्स हैं वह बड़ी टाइम सेविंग, बड़ी टाइम मैनेजमेंट करता है। ये जो रूट प्लानिंग करते हैं, इतनी एफिशिएंटली रूट प्लानिंग करते हैं जिसकी वजह से एयरलाइन स्वेट बहुत ज़्यादा होती है। ये जो अपने प्लेन्स पार्क करते हैं वह दिल्ली बॉम्बे में पार्क नहीं करते हैं, नियर बाय टाउन्स में पार्क करते हैं जहाँ पे उनको भाड़ा कम लगे। तो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से इंडिगो जो है उभर एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड हुआ है और 14 साल के अंदर स्टॉक अभी भी ऑल टाइम हाई पर है। दूसरी कंपनी डीमार्ट, सस्ता सुंदर टिकाऊ। अगर आप देखिए डीमार्ट नॉन लिस्टेड था, लिस्ट हुआ 2015 के बाद, मगर उसकी जो मार्केट कैप थी, जो पी मल्टीपल था, रमेश राधा कृष्ण दमानी जी की कंपनी है, तो एक बड़े इन्वेस्टर हैं जिनकी कंपनी है, पर उन्होंने जिस तरीके से रिटेल को डोमिनेट करा है वो काबिल तारीफ़ है। देखिए इस समय रिटेल में फ्यूचर ग्रुप था, हाँ। एक तरह से ख़त्म हो गया। रिलायंस रिटेल ग्रो कर रहा है पर हमें रिलायंस का प्रॉफिट पता नहीं है अभी, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है वो। तीसरा, ऑनलाइन रिटेलिंग के अंदर जितनी भी कंपनीज अभी भी लॉस मेकिंग है, भले ही वो टाटा की बिग बास्केट हो या फिर फार्मा कंपनीज हो जो ऑनलाइन फार्मेसी में जाते हैं, वो भी लॉस मेकिंग है। सुभिक्षा जैसी रिटेल कंपनीज ख़त्म हो गई, बिरलाज मोर के ब्रांड्स आए थे वो ख़त्म हो गए। तो रिटेल इज़ ए वेरी टफ सेक्टर टू बी इन। उसके अंदर ये कंपनी ग्रो करती है, कंपनी सब बर्न नहीं करती है। ऐसे बिजनेस के अंदर जिसके अंदर मार्जिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट अपैरल कि इसका मार्जिन 25-30% हो, उस कंपनी ने ऐसे समय में आए जहाँ पर कंपटीशन बहुत था, ऑनलाइन रिटेल बढ़ रही थी, इन्होंने फोकस करा, एक नई रणनीति अपनाई, इन्होंने रियल एस्टेट में रेंट कभी नहीं लिया, कई बातें हैं, और उन्होंने निवेश कर पे कंपनी नंबर 2 है जो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन कंपनी पिछले 14 साल में बनी है। तीसरी बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ऐसे मार्केट में आया जहाँ की एनबीएफसीज काफ़ी थी, टाटास की एनबीएफसी थी, बिरलास की एनबीएफसी थी, मगर बजाज महिंद्रास की एनबीएफसी थी। मगर बजाज फाइनेंस अगर पिछले 14 साल का आप आंकड़ा देखें तो लीप सपाट है, लीप सपाट है। उन्होंने ऐसा क्या करा, उन्होंने डेटा यूज़ करा, उन्होंने एआई यूज़ करा, जिसके आज हम बात कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस उनको उस डेटा को बहुत पहले से यूज़ कर रहा है। उन्होंने ऐसी जगह पे जाकर के डेटा यूज़ करा जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते थे। टीवी पे फाइनेंस करी, मोबाइल फ़ोन पे फाइनेंस करी, आपको उन्होंने स्कीम्स निकाली जिसके अंदर ज़ीरो EMI, ज़ीरो इंटरेस्ट वाली स्कीम्स निकाली। हालांकि हिडन कॉस्ट होती है उसके अंदर, दे आर नो फ्री लंचेस, मगर इन्होंने इनोवेट करा, कई इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट समझा, और एक अननोन कंपनी एक अनफर्गेटेबल ब्रांड बन गया। और एनबीएफसी में इतने बड़े बेस पर भी उनकी AUM ग्रोथ 20-25% है। तो आने वाले 10 साल के अंदर भी बहुत बड़ी कंपनीज आएंगी। मगर कोई मुझे बोले कि विच इज़ द सक्सेस स्टोरी और विच आर द सक्सेस स्टोरीज फॉर लास्ट 3 years, आई वुड से इंडिगो। एक टफ सेक्टर का में इसने प्रॉफिट बनाया। डीमार्ट एक क्राउडेड और एक कंपेरेटिव स्पेस के अंदर उसने अपना परचम लहराया। और तीसरी मेरे हिसाब से है बजाज फाइनेंस, जिन्होंने कर दिखाया कमाल डेटा और रिस्क मैनेजमेंट में। तो ये वो कंपनियां हुई बीते कल की जिनका दबदबा आज भी हम देख रहे हैं। आने वाले कल की बात करते हैं। आपने पिछले दिनों बहुत सारे दिग्गजों से बात की है और सबने कुछ चुनिंदा कंपनियों का जिक्र किया, जिसमें से पेटीएम, जोमेटो का भी नाम था। क्या कुछ निकला बातचीत में और कितना कन्विक्शन इन आने वाले वक्त में इन कंपनियों में दिखाई दे रहा है? एक आपको थॉट देता हूँ, ये मेरी थॉट नहीं है, चौखानी साहब आए थे, उन्होंने थॉट दिया, बड़ी अच्छे से उन्होंने समझाया। उन्होंने 3 एग्जाम्पल्स दिए। उन्होंने बोला कि जब कोई बहुत बड़ा एंकर आता है तो पूरे सेक्टर में चेंज आ जाता है। तो सुजुकी इंडिया में आया, भारत सरकार के साथ साझेदारी करी, मगर जब सुजुकी इंडिया में आया तो कार मैन्युफैक्चरिंग हुई इंडिया में चालू। उसके बाद कार की पूरी इको चेन बन गई, स्टीयरिंग बनाने वाले, टायर बनाने वाले, पूरी इकोसिस्टम आ गई मारुति के आने के बाद। और आप देखें तो आज मारुति ने जो इकोसिस्टम उस समय क्रिएट करा था, इंडिया इज़ अ वर्ल्ड लीडर इन एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑटोज। इंडियन कार्स आर सो एफिशिएंट दैट दुनिया में अब एक्सपोर्ट हो रही है। सेकंड जी आया। तो अगर हम इंडियन IT सेक्टर की बात करते हैं तो भाई चालू कब हुआ हम ध्यान नहीं रख करते, पर थोड़े दर्शकों को मैं बताऊं, जैक वेल्च साहब होते थे जो एक जी के चेयरमैन थे। उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला आउटसोर्सिंग। तो जी वॉज द फर्स्ट कंट्री विच केम टू इंडिया, दे स्टार्टेड कॉल सेंटर्स। तो हम जो पुरानी पिक्चरों में देखते हैं ना कि वो
इंडियन आदमी कॉल सेंटर में एक्सेंट में बोल रहा है, वो एक प्रकार की आउटसोर्सिंग है, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। उसी फाउंडेशन के बाद आईटी सर्विसेज आई, और उसी फाउंडेशन के बाद हमने देखा जो पूरा का पूरा इंडियन आईटी इकोसिस्टम बना है। तो इंडियन इकोसिस्टम जो है 1990s में बना, कोई बहुत पुराना नहीं है ये 30 साल 35 साल पुराना इकोसिस्टम है, मगर जैक वेल्च साहब जी के आने के बाद हुआ। तीसरा मोमेंट मुझे लगता है आ चुका है, वो एप्पल। एप्पल हिंदुस्तान में आ गया है। तो मैं स्टोर की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। स्टोर तो चलिए एक रिटेल एक्सपीरियंस है, वो भी बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं बात कर रहा हूँ एप्पल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में आ गया। तो अगर आप देखिए तो एप्पल अब इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स बना के एक्सपोर्ट कर रहा है। अब बात चल रही है आईपैड भी एक्सपोर्ट करेगा, सरकार PLI स्कीम्स दे रही है उनको, क्योंकि इंडिया में लेबर है, स्किल आप कर सकते हैं इनको, ट्रेनिंग आप करें, और यहाँ पर गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, और चाइना से सब निकलना चाहते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आने वाले 3 से 5 साल के अंदर, बल्कि मैं कहूँगा 5 से 15 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जब इंडियन IT सेक्टर में हमने देखा तेज़ी और एक प्रकार का ग्रोथ आ रही थी, तो सब लोग इंजीनियर बन के सॉफ्टवेयर की कोडिंग करना चाहते थे। मुझे लगता है जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो शायद वो कोडिंग नहीं करेंगे, वो इंडस्ट्री इंजीनियर जरूर बनेंगे, मगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बजाय डिज़ाइन इंजीनियर बनेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक प्रकार का मील का पत्थर, एक माइलस्टोन मेरे हिसाब से एप्पल का है हिंदुस्तान में, बिकॉज क्वालिटी कंपनी विथ हाई क्वालिटी डिज़ाइन इफ दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया इज़ रेडी टू बी ग्लोबली कंपेटिटिव। बहुत बड़ा एंडोर्समेंट है। ये तो एप्पल मोमेंट ऑफ इंडिया हो गया, लेकिन न्यू एज कंपनियों को लेकर आप क्या कहेंगे? पेटीएम, जोमेटो, आने वाले वक्त में क्या इन पर दाव लगाना चाहिए? कविता जी देखिए, ये इनके अंदर एक प्रकार का यूफोरिया हुआ था, और उसके बाद एक प्रकार का ब्लड बाथ हुआ था। ये बीच में कहीं सेटल हो रहे हैं। तो जो 2021 में हुआ था, 22 में हुआ था, वो एक प्रकार का यूफोरिया था। 2023 के बिगनिंग में जो हुआ था वो एक प्रकार का ब्लड बाथ था। दोनों राइट नहीं थे, यहाँ का लेवल भी राइट नहीं था, यहाँ का लेवल भी राइट नहीं, ये बीच में सेटल हो रहा है। मुझे लग रहा है सेटल हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कविता जी, जितना फ्लोज फॉरेनर्स का आ रहा है वो इन कंपनीज में आ रहा है, बिकॉज इन कंपनीज में सबको ग्रोथ लगती है। शायद लैरी समर साहब ने कहा है कि US इस समय एक प्रकार, US इकोनॉमी इस समय एक प्रकार के हॉस्पिटल में है, और चाइना की इकोनॉमी जेल में है, और हिंदुस्तान के अंदर कार्निवल की फीलिंग है। तो कंपनीज़ की जो ग्रोथ है यहीं पर आने वाली है, क्योंकि कंपनीज़ की ग्रोथ यहाँ पर आने वाली है, तो आपको हाई ग्रोथ सेक्टर में रहना पड़ेगा। तो हाई ग्रोथ की कंपनी हिंदुस्तान में कौन सी जो 25-30% अगले 4-5 साल ग्रो कर सकती हैं? पेटीएम, जोमेटो, पॉलिसी बाजार, बेसिस कम है, ग्रोथ ज़्यादा है, और इन्होंने यूनिक चीज़ें करी हैं। तो ये बिजनेसेस रहेंगे, इनमें मूल्यांकन को लेकर के चिंता थी। तो जनवरी फरवरी वॉज अ गुड टाइम टू बाय। हम जोमेटो की कई बार बात करते थे, पॉलिसी की कई बार बात करते थे। मुझे लगता है कि अब वो कंसर्न जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन थे वो खत्म हो चुके हैं। अब आने वाले तिमाही के नतीजे देखते हैं, फिर रिव्यू बनाएंगे कि इन्होंने जो प्रॉमिस करा था उसको कितना ये लोग, हाउ मच आर दे एबल टू लिव अप टू इट। नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए कि ये लोग ज़्यादा, ऐसा मुझे ये लग रहा है कि इस समय प्राइस एक्शन थोड़ा ज़्यादा हो चुका है इनके अंदर। मार्केट्स विल वेट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टरली नंबर एंड सम एविडेंस बिफोर द नेक्स्ट मूव कम्स। बिल्कुल, काफ़ी अहम होंगे ये नई तिमाही की, पहले तिमाही के, नए साल की पहले तिमाही के नतीजे। लेकिन थोड़ा सा अब ग्लोबल समीकरण की ओर हम बात करते हैं। हमने देखा US फेड ने जो है अब की बार एक पॉज बटन हिट कर दिया है, हमने भी हिट किया हुआ है। हालांकि हमारे लिए मॉनसून अभी भी एक विलन की तरह बना हुआ है। 7 दिनों का डिले जब हुआ था तो ये 7 साल का रिकॉर्ड था, और अब तो 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं जून वॉश आउट हो चुका है। अब उम्मीद केवल जुलाई से है, क्योंकि अगस्त सितंबर में तो नहीं हुआ है मैडम, बारिश हो ही नहीं रही है। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, सूखे से वॉश आउट हो गया, ड्राई हो गया है, ये बोल सकते हैं। तो अब जुलाई बचता है, वॉश आउट हो कुछ। बिल्कुल, अब तो अति हो गई है, हो ही जाना चाहिए। मैं 2 छाते लेकर आया था, अभी तक रखे हुए, ब्रांडिंग मेरी खोली उनकी। अब की बार पहला मानसून जब मैं तैयारी के साथ बाहर निकली हूँ, जूते खरीद लिए, छाता भी था, 2 छाते खरीदे थे, लेकिन बारिश का आता पता नहीं है। कब खोलूंगा? वही तो दिक्कतें अब यहाँ से बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगस्त सितंबर में तो वैसे भी नहीं प्रेडिक्ट थी। जुलाई का 1 महीना बचता है। बाकी अगर हम इकोनॉमीज़ को देखें तो चीन ने अपने शॉर्ट टर्म के रिवर्स रेपो रेट में यहाँ पर कमी कर दी है। आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि रेपो भी वो कम करने की कगार पे आ सकते हैं। ECB ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। UK में तो हम देख रहे हैं कठिनाइयाँ एक के बाद बढ़ती ही जा रही हैं। अब हम
इवन इफ हम अपने घरेलू स्टैंड पर मजबूती से खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे अनिश्चितता का माहौल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मॉनसून जो कि हमारे लिए, जो कि आरबीआई गवर्नर ने भी हाईलाइट किया अपने स्टैंड्स में कि ये एक बहुत बड़ा नंबर होगा जिसको वो ट्रैक करेंगे और आने वाली तिमाहियों में देखा जाएगा कि रेट के लिए कितना आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े। तो क्या अब वेट एंड वॉच में है कि जो पार्टी हम देख रहे हैं बाजार में कि हाई छूने की कोशिश होती है लेकिन कहीं ना कहीं बाजार अटक जाता है, उसके पार नहीं जाएगा, हाई नहीं बनेगा, मूड खराब हो जाएगा मॉनसून की वजह से? तो लंबा सवाल उल्टा चलते हैं, पहले बाजार की बात करते हैं। बाजार मुझे लगता है कब पीक होगा, जब डिमांड सप्लाई मिसमैच होती है। डिमांड सप्लाई मिसमैच कब होती है? जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। अभी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो सप्लाई आएगी, QIPs आएंगे, IPOs आएंगे, आने वाले। ये साइकिल है कविता जी। पहले मार्केट गिरता है, ओवरसोल्ड होता है, न्यूज़ खराब आती है और गिरता है, अट्रैक्टिव लेवल्स पर आता है, फिर एक एक करके चिंता खत्म होने लगती है, बायर आने लगता है, कॉन्फिडेंस आता है, फिर यूफोर, फिर उसके अंदर पार्टिसिपेशन आता है, फिर डिसबिलीव आता है, फिर सप्लाई आती है और फिर मार्केट गिरता है। तो अभी आखिरी चरण में हम नहीं आए। पिछली बार मार्केट का पीक हुआ था जब सारे फिनटेक के IPOs आए थे। मार्केट एक दिन पीक होगा, मगर अभी दिल्ली थोड़ा दूर है, बिकॉज मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस महंगे नहीं हैं, ग्लोबल फ्लोज इतनी जल्दी रिवर्स नहीं होने वाले हैं। अगर कोई बड़ा कारण जियोपॉलिटिकल या मॉनसून बड़ा नहीं होता है तो इस मार्केट को पीक होने का कारण डिमांड सप्लाई रहेगा। जो हो सकता है IPO, QIP या फिर नए FPOs आए, होगा वो मार्केट। देखिए इंडिया के अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, प्रोमोटर्स को हमेशा पैसा चाहिए होता है, कुछ ना कुछ पी वाले हमेशा एग्जिट चाहते हैं, तो मार्केट की वैल्यूएशन होती है, वापस आ जाएंगे। तो हमने एक इशू इस हफ्ते लिस्ट होते देखा है, मुझे पता लग रहा है कि 3-4 इशू और आ रहे हैं। एपिक्स के प्रोमोटर से बात कर रहा था, 6,000 करोड़ के इशू का बात कर रहे हैं, तो अभी वो थोड़ा दूर है, मगर वही मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रेड सिग्नल, जिसे हम कहते हैं येलो लाइट होगी, जो मुझे बताएगी मार्केट पीक कब हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा बाकी अनिश्चितताएं जो हमें दिखाई दे रही हैं? मॉनसून को देखिए कविता जी, बोलना बहुत मुश्किल है। डेटा में ये बता रहा है कि मॉनसून लेट है, मगर डेटा ये भी बता रहा है कि मॉनसून लेट आने के बाद पिकअप कर सकता है। तो आप इस अजम्पशन से, अगर अभी तक मेरे हिसाब से मार्केट अज्यूम क्या कर रहा है, मॉनसून कम रहेगा मगर खराब नहीं होगा, सूखा नहीं पड़ेगा, बाढ़ नहीं आएगी इस बार में, सूखा भी नहीं पड़ेगा, मॉनसून लेट रिकवर होगा। मगर अगले 10-12 दिन तक मॉनसून में अगर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होती है तो फिर मार्केट में समस्या आएगी, बिकॉज मार्केट इस समय अज्यूम कर रहा है कि बारिश लॉन्ग टर्म एवरेजेस से 1-2% आगे पीछे रहेगी। मगर कोई अगर ड्राउट जैसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर, जो कि कुछ दिनों में आ ही जाएगी अगर अगर आ जाती है तो हमें नहीं पता, देखिए वो तो नेचर है। अगर वह आ जाती है तो मार्केट के लिए वो खराब नहीं, बहुत खराब न्यूज़ है। तो आप मुझे ट्रिगर पॉइंट अगर पूछने दो रहेंगे, एकदम खराब मानसून, 5 दिन आगे बारिश होना, 5 दिन पहले बारिश होना, मार्केट में फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर मॉनसून एकदम डिले हो जाता है तो प्रॉब्लम है, और जो मार्केट में सप्लाई IPO मार्केट से आएगी उस पर नजर रखिए। आपने कहा कि जो FIs का पैसा आ रहा है फिलहाल वो रिवर्स होता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये आप किस बिना पे कह रहे हैं? आपके आसपास का माहौल देखिए, आपके आसपास का माहौल क्या है। चाइना से पैसा निकल चुका है, चाइनीज गवर्नमेंट ने सेल्फ गोल करा है, वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स डरे हुए हैं, वहाँ की रियल एस्टेट मार्केट हिल रही है, उन्होंने इन्फ्लेशन ज़्यादा है फिर भी रेट काट रहे हैं बिकॉज वो चाहते हैं पैसा वापस आए, तो चाइना से पैसा निकल रहा है। अमेरिका के अंदर हमें पता है ब्याज दर इस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था हिली हुई है, यूरोप के अंदर कोई गतिविधि नहीं है, तो फ्लोज तो हैं, एंड फ्लोज विल ऑलवेज गो फॉर ग्रोथ। तो मुझे यही लगता है कि इस समय तो इंडिया के अंदर कोई बहुत ओवरवेट नहीं है, वैल्यूएशंस महंगी नहीं है। 2023 में जो पैसा निकला था, 22 में जो पैसा निकला था, अभी तक पूरा वापस नहीं आया, और जहाँ तक मेरी समझ है 2023 के अंदर भी आपका जो नेट फिगर है जनवरी से भी नेगेटिव है। तो हम 2-3 एपिसोड पहले बात कर रहे थे, वो पैसा अगर प्लस भी अगर 2023 के अंदर जो फ्लोज आए थे वो अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाते हैं तो भी अभी काफ़ी पैसे आने की गुंजाइश है। भारत में अभी सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं एक तो स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 52 हफ्ते के हाई पर है, FMCG भी हम देख रहे हैं रिकॉर्ड हाई पर है, फार्मा भी अच्छा कर रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट में क्या अनयूजुअल आपको अब की बार दिखाई दे रहा है? देखिए अब मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि आपको जहाँ समझदार, जहाँ थोड़ा सचेत रहना चाहिए वो पेनी स्टॉक्स हैं, स्टोरी टेलिंग वाले स्टॉक्स आ रहे हैं, जो सिंगल डिजिट स्टॉक है, डबल डिजिट स्टॉक है, उनके अंदर वॉल्यूम बहुत आ रहा है। तो ये एक प्रकार और ये बाजार की इस तरह की चाल में आमतौर पे होता है, आखिरी चरण में होता है, तो हम वहाँ पहुँच रहे हैं। या तो मार्केट टाइम वाइज करेक्शन करे, जो कि पिछले 3 हफ्ते से हो रहा है, निफ्टी कहीं नहीं जा रहा, वो हेल्दी साइन है। मगर क्योंकि मार्केट टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, जो हम कहते हैं ना, जो लेट क्राउड आता है, वे मार्केट तो गिर नहीं रहे, हम पार्टी में लेट आए हैं मगर हम अच्छे से पेट भर के खाएंगे,
तो जो भी टेबल पे पड़ा आप खाने लग जाते हो। ह्यूमन नेचर है ना, पार्टी में लेट आए हो और अब केवल वहाँ पर पकोड़े और कचौरी बची हुई है, जो हेल्दी प्रोटीन हाँ था और जो अच्छा केक था खत्म हो चुका है, वो तो आप क्या करोगे, भूख लगी है तो आप जो खाओगे। तो अब वही प्रॉब्लम हो रही है मार्केट के अंदर कि जो अच्छे शेयर थे वो महंगे हो चुके हैं, और जिसे हम कहते हैं कि लो क्वालिटी स्टॉक्स, और लो क्वालिटी स्टॉक्स इस समय ऊपर बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहला समोसा खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा समोसा खाएंगे प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक साथ 4-5 समोसे अगर आप डकार लेंगे तो समस्या है। तो अभी पहला समोसा खा लिया है, दूसरा तीसरा जब होगा बात करेंगे उस पर। तो अभी आपने कहा कि जो अच्छे शेयर है वो महंगे हो चुके हैं, अब इस लेवल पर किसी को खरीदारी करनी हो तो फिर क्या करना चाहिए? तो देखिए, मार्केट के अंदर आपको डिफ्रेंशिएट क्या करता है, आपका टाइम फ्रेम और रिस्क। हर मार्केट के अंदर अच्छे मौके होते हैं, मीन देयर आर एक्सेप्शंस कि मार्केट एकदम ही बबल लेवल पर आ जाए, हम वहाँ नहीं है अभी। मगर मार्केट क्या मार्केट आपको अच्छे शेयर्स इस समय दे रहा है, अगर आपके पास रिस्क टॉलरेंस है और लंबी अवधि है तो मेरे हिसाब से शेयर्स हैं। मगर इस समय जैसे अगर आप बात करें, अप्रैल में हम बात करते थे कि भी बैंक्स को ले लीजिए, शॉर्ट टर्म में मूव आएगा, मोमेंटम आएगा, तो मुझे लग रहा है कि इस समय उस प्रकार के अट्रैक्टिव जो पॉकेट्स थे वह खत्म हो चुके हैं। अब आपको मार्केट के अंदर 10 से 15% की वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और या फिर टाइम फ्रेम आपको 2 से 3 साल रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट को इस समय कॉल आउट करना जब आपको मॉनसून को लेकर समस्या है तो मेरे हिसाब से थोड़ा डेंजरस हो सकता है। एक और चीज़ जो रिपोर्ट में सुबह पढ़ रही थी, काफ़ी दिलचस्प थी, वो ये थी कि अब की बार का जो त्योहारी सीज़न आएगा उसमें खासतौर से जो लोग प्लान खरीदारी करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की और तमाम घर के साज सज्जा की, वो उनको 10 से 15% सस्ती मिलेंगी। इकोनॉमिक टाइम्स में मैं भी सुबह पढ़ रहा था। इसका प्रमुख कारण हो सकता है कि करेंसी स्टेबल है, इसका प्रमुख कारण हो सकता है कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे हैं। मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि रूरल इकॉनमी फोकस में है तो क्रेडिट कार्ड्स और बैंक थोड़ी स्कीम्स दे सकते हैं, तो 15% तो बोलना बहुत मुश्किल है। पर मुझे लगता है कि इस समय देखिए 2020 में किसी का माल नहीं बिका। हाँ, 2021 में ज़बरदस्त सप्लाई और सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स थे। 2022 वाज अ गुड ईयर, पर 2023 इस समय धीमा चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड कम है, इन्फ्लेशन और अफोर्डेबिलिटी कई फैक्टर्स हैं। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट इस समय दिवाली के आसपास स्कीम ज़्यादा आएंगी, भाई इंटरेस्ट रेट की वजह से हो, या फिर वो कंपनीज कम करें, या फिर और कोई क्रेडिट कार्ड के साथ एसोसिएशन हो। पर मुझे लगता है कि वी आर इन फॉर गुड स्कीम्स एज अ कस्टमर इफ यू प्लानिंग टू बाय टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन। तो इस सेक्टर पर नज़र रखनी चाहिए, इन स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए? नहीं, अभी मेरे हिसाब से डिमांड को स्टेबल होने दीजिए। जब कोई भी कंपनी सस्ता बेचती है तो यानी कि मतलब है कि डिमांड कम है। यू शुड ऑलवेज बाय अ सेक्टर व्हेन द डिमांड इज स्ट्रॉन्ग, नॉट व्हेन डिस्काउंट्स आर देयर। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में एनीथिंग विच इज़ गुड फॉर कंज्यूमर इज ऑलवेज बैड फॉर द शेयर होल्डर। तो टेलीकॉम में क्या हुआ, इट इज़ गुड फॉर कंज्यूमर लाइक यू एंड मी, डेटा सस्ता हो गया मगर वोडाफोन का स्टॉक गिर गया। सो एनीथिंग विच इज़ गुड फॉर कंज्यूमर इज ऑलवेज बैड फॉर शेयर होल्डर। रियल एस्टेट सेक्टर पे हमने बात नहीं की है, इसकी दशा और दिशा आपको किस ओर अब जाती हुई दिखाई दे रही है, फोकस में रहा है पिछले कुछ दिनों से? देखिए, रियल एस्टेट एक कंपनी, एक शेयर स्पेसिफिक फिनोमिनन है। इसके अंदर लैंड, बंगलो एंड बिल्डिंग्स, ये 3 चीज़ों की अलग अलग साइकिल्स होती हैं। ज़मीन जो है बड़ा लोकल फैक्टर है कि स्टेट में आप ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं। आपने ज़मीन ली, वहाँ हाईवे बन गया, ऑब्वियसली दाम बढ़ जाएगा। आपने ज़मीन ली, वहाँ पर आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट नहीं हुआ, दाम नहीं बढ़ेगा। तो लैंड इन्वेस्टिंग इज़ वेरी लोकल। फिर आता है रीजनल इन्वेस्टिंग। तो आप देखिए, कोविड के बाद एनसीआर रीजन में उछाल आया, बॉम्बे में उछाल कम है, हैदराबाद और तेलंगाना में उछाल आया, मगर चेन्नई में उतना उछाल नहीं है। तो रियल एस्टेट को मेरे हिसाब से एक आइसोलेटेड नहीं रखना चाहिए, मगर रियल एस्टेट शुड बी पार्ट ऑफ एवरीवन्स इक्विटी एसेट एलोकेशन। आप अगर एसेट एलोकेशन में देख रहे हैं तो उसमें रियल एस्टेट, इक्विटी, गोल्ड और डेट, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। मगर रियल एस्टेट पर से, अगेन मेरी अंडरस्टैंडिंग रियल एस्टेट सेक्टर की कम है, मगर रियल एस्टेट इज़ अ वेरी लोकल टॉपिक। जहाँ पर जो हैदराबाद में हो रहा है चेन्नई में नहीं होगा, जो चेन्नई में मुंबई में नहीं होगा। क्षेत्र स्पेसिफिक है। आखिरी सवाल, अब नज़र और इंतज़ार मेरे ख्याल से FY 24 की पहली तिमाही के नतीजों पर रहेगा। आपकी तैयारी क्या है और दर्शकों की तैयारी? उससे पहले मैं छुट्टी पे जाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, ये हमें नहीं पता था, ये हमें शो पर पता चला है। ठीक है, सर जा रहे हैं, सोच रहा हूँ, तो उसके बाद फिर तिमाही नतीजे देखेंगे। चलिए, उसका इंतजार रहेगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पेशकश में शिरकत करने के लिए। और जाते जाते आपको बता दें, कोई भी सवाल या
किसी भी मुद्दे पर किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं निकुंज से, तो कमेंट बॉक्स, क्योंकि यूट्यूब पर आप हमें बहुत देखते हैं, धन्यवाद उसके लिए, कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए और निकुंज सीधा आपके सवालों के जवाब देंगे। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।